बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ लेक्चर नंबर 33, जो कि हमारी सीरीज चल रही है cs502 यानी फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। ठीक है जी, तो आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर जो हमारा 33 है ये हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि एग्ज़ाम की डेट शीट वगैरह तो आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर डेली अब डिलीवर करूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ वगैरह अब इतनी नहीं है। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का मतलब यह है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मजबूत, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दरमियान को कम्युनिकेशन हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है वगैरह, तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सके हर बंदा, या मतलब अगर फर्ज करें अगर एक गोल चक्कर है या कनेक्टेड है, मतलब जो हमने स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड ग्राफ नहीं पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब हर वर्टिसेस से दूसरे वर्टेक्स पे हम पहुंच सकते हैं। मतलब एक वर्टेक्स है U और एक वर्टेक्स है V, तो हम U से V पे आ सकते हैं और V से हम U पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट था, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड था। तो उसी तरह तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से। अच्छा, अब इसमें एक और लफ्ज कंप्लीट इस्तेमाल हुआ है। पीपल वांट टू नो देयर नेटवर्क आर कंप्लीट। कंप्लीट क्या है जी? कंप्लीट का मतलब यही है कि किसी भी लोकेशन से नेटवर्क में किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंच सके। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट का नाम दिया है, जिसको हम यानी कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कहा था पहले। A dry graph is strongly connected if every pair of vertices V एलिमेंट है कैपिटल V का, U can reach V and vice versa। वही बात जो मैंने बताई है कि मतलब अगर फर्ज करें हमारे पास U और V दो वर्टेक्स हैं, वो एक वर्टेक्स के सेट में से हमने लिए हैं, तो U जो है वो V पे पहुंच सकता है और जो इसके मुखालिफ है यानी V जो है वो U पे भी पहुंच सकता है। तो इसलिए वो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हम इसमें जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, मतलब अगर हमारे पास एक ग्राफ हो या हमारे पास एक फॉरेस्ट हो। फॉरेस्ट क्या होता है जी? अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रीज हों, ठीक है, ग्राफ में, तो हम उसको फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें हमारे पास जो है ना एक ग्राफ है, बड़ा सारा ग्राफ है, हम क्या करेंगे उसको ना मजीद उसके सबसेट में तकसीम कर देंगे। मतलब वो जो ग्राफ है उसको हम एक ट्रीज की सूरत में डिवाइड कर देंगे, फिर उनको अलग अलग हम चेक करेंगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है, पार्टीशन द वर्टिसेस ऑफ डायग्राफ इनटू सबसेट सच दैट इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ ईच सबसेट इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक डायग्राफ है A B C D E F G H और I। जो D और E है इनके दरमियान डबल है कनेक्शन, मतलब यहां से हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसी तरह H के दरमियान भी है। अच्छा, अब अगर ये पूरा जो है ना एक ट्री हमें या डायग्राफ हमें एक दिखाया गया, अब फर्ज करते हैं हम इसको ना मतलब सब सेट में तकसीम कर देते हैं। अब ये एक ही डायग्राफ आपके सामने जो है ना शो हो रहा है, तो अगर हम इसको मतलब डिवाइड कर दें, मजीद इसके सबसेट बना लें, तो फिर किस तरह होगा? अब ये देखें, नीचे आपको ये शक्ल दिखाई गई है। अब देखें A B C ये एक अलग सर्कल लगा के आपको शो कराया गया है कि ये एक अलग बन गया। ठीक है, और ये D और E जो है ये एक अलग बन गया, और G F I H ये एक अलग बन गया। ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इसके शो करवाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम फर्ज करें इसको हम इंडिविजुअल लेते हैं भाई। अब हम इसको नहीं देखते, हम इनको भी नहीं देखते, सिर्फ एक एक को सॉल्व करते हैं सबसेट को। A से चले B पे आए, B से फिर C पे और C से दोबारा A पे, तो ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो चीज है ये एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। इसी तरह हम चेक करते हैं D और E को। अब देखें, D से आप E पे भी जा सकते हैं और E से आप D पे भी जा सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। अब हमारे पास सूरत हाल ये वाली आ जाती है, G से हम I पे, I से हम F पे जा सकते हैं और F से दोबारा G पे आ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद
अगर हम जी से आई पे आते हैं, आई से हम एच पे जाते हैं, ठीक है, एच पे जाते हैं और फिर एच से वापस आई पे आते हैं और फिर एफ पे, फिर इधर, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम इनको अलग इंडिविजुअल लें, मतलब सबसेट को अलग अलग सॉल्व करें, तो ये भी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ये भी और ये भी, जो तीनों हैं ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इनके कंपोनेंट्स को अब ये जो है ए बी सी इसका कंपोनेंट हो गया और डी ई इसका कंपोनेंट हो गया इस ट्री का, और जी एफ आई एच इसका कंपोनेंट हो गया। ये वर्टिसेस हैं इसके। अच्छा, अब देखें कि अब हमने इनको चेक किया कि इक्वल हैं, इनका जो रिलेशन है वो इक्वलेंस है। इफ द अगर हम इनको मर्ज कर देते हैं, अब देखें ए बी सी, ये वाला जो ऊपर वाला था ये मर्ज हो गया, ये वाला जो एरो इनकी तरफ आ रहा है डी की तरफ, ठीक है, ये एरो डी की तरफ आ गया, ये डी ई को कनेक्ट हमने इसको कर दिया, मतलब ये कंपोनेंट जो है ना इनके डी ए जी, ठीक है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, मतलब जिसमें कोई साइकिल ना हो। आप देखें इसमें कोई साइकिल नहीं है, आप यहां से चले इस पे आए और इस पे, अब इसमें कोई बैक एज नहीं है। जब एक किसी ग्राफ में बैक एज होता है ना, तो उसका मतलब है उसमें साइकिल मौजूद है, अगर उसमें कोई बैक एज नहीं है तो उसमें साइकिल मौजूद नहीं होगा। अब देखें कोई बैक एज हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, सिर्फ फॉरवर्ड एज हमें मिल रहा है और ना ही हमें कोई क्रॉस एज है, तो बैक एज नहीं है इसलिए इसमें साइकिल मौजूद नहीं है। जब बैक एज होता है तो साइकिल मौजूद होता है, तो यही बात उसने लिखी हुई है, इफ यू मर्ज द वर्टिसेस इन ईच स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इनटू अ सिंगल सुपर वर्टेक्स, ठीक है, ये सिंगल सुपर वर्टेक्स हो गया, एंड ज्वाइन टू सुपर वर्टिसेस। अच्छा, अब इसमें देखें, अब इसमें क्या किया गया कि पहले जो हमारे पास अलग अलग था, इंडिविजुअल था, फिर हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये एक अलग ट्री था, ये एक अलग था और ये एक अलग था। अब ए बी सी डी ई और एफ जी एच इन कंपोनेंट्स को क्या कर लिया है, जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो यही चीज इसमें दिखाई गई है, और ये कि कंपोनेंट डायग्राफ इज नेसेसरली एसाइक्लिक, मतलब इसमें कोई साइकिल मौजूद ना हो। देखें इसमें कोई साइकिल मौजूद नहीं है, बैक एज नहीं है, तो इसमें कोई साइकिल मौजूद नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एंड डीएफएस। अच्छा, वंस यू एंटर अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एवरी वर्टेक्स इन द कंपोनेंट इज रीचेबल, मतलब क्या है इसका कि जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में इंटर होते हैं तो हर जो वर्टेक्स होता है ना उससे आप दूसरे यानी कि जो कंपोनेंट उसका होता है उस पे आप पहुंच सकते हैं, मतलब हर जो वर्टेक्स है वो हमारे लिए रीचेबल होता है, ठीक है। सो डीएफएस डज नॉट टर्मिनेट अंटिल ऑल द वर्टिसेस इन द कंपोनेंट हैव बीन विजिटेड, ठीक है। तो जब तक ये डीएफएस खत्म नहीं होता, जब तक आप सारे के सारे जो कंपोनेंट है ना वो विजिट ना कर लें। अच्छा, हमने टाइम स्टैम्प पहले किया था, ये उसी से रिलेटेड आप देखें, एक जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है डायग्राफ का वो ये दिखाया गया कि अब जो आई है उसको हमने 1 टाइम स्टैम्प किया है, फिर 2 कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम इससे वापस आ रहे, ये ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम स्टैम्प को, तो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर देखें, उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं दोबारा इसको मजीद डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो पिछले 2 लेक्चर हमारे टाइम स्टैम्प के ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, जब हम इस पे आए तो हमने इसको 2 का नाम दे दिया, इसको फिनिश करके जाएंगे तो फिर हम इसको 3 का, फिर जब हम इस पे आते हैं तो हम इसको फिनिश नहीं करेंगे, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। एफ पे आते हैं तो एफ को हम 4 का नाम देते हैं, 4 से फिर आगे एरो जा रहा है तो इसको 5 का नाम देते हैं, और जी को, तो जी से आगे कोई एरो नहीं जा रहा है तो इसको फिनिश करते जाएंगे तो 6 का नाम देंगे, फिर वापस जाएंगे 7 का नाम देंगे एफ को, और आई को 8 का नाम दे देंगे। तो ये जो हमारा ट्री है एक कंप्लीट विजिट हो चुका है, और इनको हमने स्टार्ट और फिनिश टाइम स्टैम्प भी कर दिया। अच्छा, फिर हम 8 हम चल पड़े थे, उसके बाद हम ई और डी पे आते हैं। ई को हमने 9 किया, 9 के बाद डी पे आए 10 किया, 10 से कोई आगे एरो नहीं जा रहा था, ठीक है, सॉलिड एरो, तो इसको हम फिनिश करके चलेंगे तो इसको हम 11 टाइम स्टैम्प कर देंगे, और इस पे दोबारा ई पर आएंगे तो इसको हम 12 कर देंगे। फिर ये वाला ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है विजिट। उसके बाद सी पे आते हैं, सी को हमने 13 किया क्योंकि जो लास्ट वाला था वो हमने 12 किया था, तो सी से आगे मजीद एक एरो जा रहा है सॉलिड, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो फिर हमने 13 सी को किया, 14 हम ए को करेंगे, फिर बी को हम 15 करेंगे, बी को फिर फिनिश करते जाएंगे 16 हो जाएगा, ए को फिनिश करेंगे 17 और सी को फिनिश करेंगे 18, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी तरह एक और हम इससे मतलब एक और भी हम बना सकते हैं, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है डायग्राफ का,
और उसके बाद एक और जो DFS ट्री है डायग्राफ का, वो इस तरह भी बन सकता है। कैसे? पहले तो आपने इस तरह बना लिया, ठीक है। अब इसको मजीद थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह भी आप DFS बना सकते हैं। A पर आते हैं तो आपने इसको 1 कर दिया, फिर B पे आए आपने इसको 2 कर दिया, फिर C पर आप आए तो इसका जो स्टार्ट टाइम स्टैम्प हो गया वो 3 हो गया, फिर 3C से आगे कोई सॉलिड एरो नहीं है तो इसको फिनिश करते चलेंगे। तो 4 से दोबारा हम B पर आते हैं तो इसको हम फिनिश नहीं कर सकते क्योंकि अभी इससे आगे सॉलिड एरो जा रहा है, तो इसको हम फिनिश नहीं करेंगे। फिर हम F पे आते हैं तो इसको 5 देंगे टाइम स्टैम्प, और G को 6 देंगे, I को 7, H को 8 से आगे कोई नहीं है, H से आगे कोई एरो नहीं जा रहा तो इसको फिनिश करते चले जाएंगे। 9, फिर 10 I को फिनिश करेंगे, फिर G को फिनिश करेंगे, 11 फिर F को फिनिश करेंगे, 12 अब B और ये B के यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड कंप्लीट विजिट हो चुकी हैं तो B को हम फिनिश करते चलते हैं। 13 फिर हम A पर आते हैं, A को अभी हम फिनिश नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक साइड अभी रहती है। तो फिर हम D पर आते हैं, D पर टाइम स्टैम्प हमने 14 कर दिया, D से आगे E है उसको हमने 15 कर दिया, फिर E को हम फिनिश करते जा रहे हैं तो ये 16 हो गया। फिर D पर आते हैं 17 और इस तरह लास्ट में हम 18 कर देते हैं A को। तो अब ये मुकम्मल तौर पर विजिट हो चुका है। हमने इनका इस तरह आप अलग से भी DFS बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सर्कल दिखाए गए हैं कि ये एक अलग था, ये एक अलग था, इन सबको स्ट्रॉन्ग अब कंपोनेंट इनके दिखा दिए गए हैं आपको। इसी तरह जो है हम अब इसको जो है ना रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि फर्दर सपोज यू दैट यू कंप्यूटेड ए रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द कंपोनेंट DAG, ठीक है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। अब वो कहता है कि आप इसका रिवर्स भी मालूम कर सकते हैं। जब आप रिवर्स मालूम करेंगे तो फर्ज करें अगर U और V है, अगर U पहले आता है फिर V बाद में आता है, जब आप रिवर्स करेंगे तो फिर V पहले आएगा और U बाद में आएगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये है ना पीछे आना, तो जो आगे था वो पीछे आ जाएगा, ठीक है, जो पीछे था वो आगे आएगा। अब इसमें देखें वो कहता है V कम्स बिफोर U, रिवर्स है ना क्योंकि पहले तो U और V था, फिर इसका जो रिवर्स होगा वो V U होगा, मतलब V पहले आएगा। अब देखें पहले ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर आपको दिखाया गया है, ABC से एक एरो जो है DE पे जा रहा है और एक एरो FGHI पर जा रहा है। ये ऑलरेडी जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं ये उसी का है, ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर दिखाया गया आपको। अच्छा, FGHI पे एक एरो चला गया और फिर DE से फिर FGHI पे चला गया, तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। अब अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो एरो की जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये ABC अब इधर आ गया FGHI, ठीक है, फिर DE इस तरह। अब ये रिवर्स इसका हो गया, मतलब जो चीज़ पहले थी अब वो बाद में आ गई है। तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 33 खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज करता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ईमेल और मुझे बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सबसे लास्ट में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।